तो म्यांमार की दो नदियां, एक इरावदी दूसरी साल्विनी। गेहूं के उत्पादन में जो चाइना है सबसे नंबर 1 का देश है। क्यों है? क्योंकि देखो ये नदी इतनी बढ़िया पूरी देश को कवर कर रही है। यहाँ से यदि पश्चिम से पूर्व तक पूरी बह रही है तो यहाँ से बहुत सारी नहरें निकाल दी गई और पूरी अच्छी खासी खेती की जाती है। तो कपास, चावल और गेहूं का उत्पादन प्रचुर मात्रा में यहाँ पर होता है। कहाँ? चाइना में। और ये क्षेत्र नदी कौन सी लगती है वहाँ पर? यांगत्से कियांग, और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी मेकॉन्ग। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब चलिए और ऊपर। अच्छा, अब हुआंगहो का एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट सब लोग जानते होंगे, चीन का शोक कहा जाता है। यांगत्से कियांग को नहीं कहा जाता चीन का शोक, किसको कहा जाता है? हुआंगहो कहा जाता है। यांगत्से कियांग का इंपॉर्टेंट केवल एक है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, और हुआंगहो का इंपॉर्टेंट ये है कि इसको चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। जो पुराना वीडियो था वो था पर्वत, फिर पठार। ठीक है, अपन ने पहले पठार पढ़े, फिर पर्वत। आज का अपना टॉपिक है नदियाँ। देखो नदियों को क्या किया गया है, नदियों को मैंने 2-3 भागों में अलग अलग बांटा है। एशिया महाद्वीप की अलग नदियाँ, अफ्रीका की अलग, यूरोप कंट्री की अलग, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सबके अलग अलग टॉपिक अपन बनाएंगे, अलग अलग वीडियो बनाएंगे। पर्टिकुलर नदियाँ देखो, जैसे शुरुआत से ही मैं पूरे वीडियो में बोला कि जो अपना एशिया महाद्वीप है ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपन को पढ़ने में, यहीं पर ध्यान से पढ़ना है। इस कारण से अभी आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सी नदियाँ कहाँ हैं, कैसे क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं है। मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि आपको नदियाँ एक एक समझ में आ जाएं और याद हो जाएं कौन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और उसका इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। जैसे कि पुराने वीडियो में पर्वत पठारों में आपने देखा होगा कि एक एक चीज़ मैंने समझाई है कि पठार क्या है और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन नदियों को। देखो मैं पहले ही अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड की नदियों पर आ चुके हैं। नदियों में सबसे पहले इंडिया की अपन को नदियाँ अभी पढ़नी नहीं है। पढ़ना कहाँ का है अपन को? वर्ल्ड की। अपन आज पर्टिकुलर इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं? एशिया की नदियाँ पढ़ रहे हैं। अब एशिया की नदियों में देखो 2-3 बात मैं बेसिक बता रहा हूँ कि जब पूरा पढ़ लेते हो आप तो आपको उसका कंक्लूजन निकल के आ जाता है कि आखिर इस चीज़ को समझना कैसे है, देखना कैसे है और पढ़ना कैसे है। देखो उसके लिए आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो ये बेल्ट है ये दक्षिण पूर्व एशिया है। ठीक है, ये पूरा उत्तरी एशिया है और ये क्या है? पूर्वी एशिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्रशांत महासागर है, पहले भी वीडियो बताया। और इस साइड भी क्या है? प्रशांत महासागर है। जो यहाँ नदियाँ हैं, अपन शुरुआत करेंगे अपने यहाँ कुछ नदियाँ हैं जो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये जो देश यहाँ छोटे छोटे पड़ते हैं यही नदियाँ हैं। अब देखो नदियों का कोई देश नहीं होता, एक बात आप लोग सब लोग जानते हो। अपनी सिंधु नदी है, पाकिस्तान में बहती है, तो नदियों का तो कोई देश नहीं होता। उद्गम उसका कहाँ से है? उद्गम किसी देश पे होगा और जाके मुहाना, यानी कि उद्गम कहाँ होता है? जहाँ से नदी निकलती है या जहाँ से नदी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और मुहाना क्या होता है? जहाँ नदी समाप्त हो जाती है, यानी कि समुद्र में जहाँ मिल जाती है। तो पहली बात ये दिमाग में याद रखो कि नदियों का कोई देश नहीं होता। नदियाँ अपने हिसाब से किसी देश से निकलती हैं और किसी दूसरे देश से जाकर के और कहीं और पर जाकर के मिल जाएंगी। ठीक है, इस कारण से अब एक बात और याद रखो, देखो अपने इंडिया से जो नदी निकलेगी तो जो अपने इंडिया में नाम रखे जाते होंगे अपन उन नामों से उनको संबोधित करेंगे। ठीक है, जो दूसरे देशों से निकलेंगी तो उस देश की जैसी लैंग्वेज होगी अपनी नदियों का नाम वो रखेंगे, भले ही अपनी नदी क्यों ना हो। मान लो कि जैसे अपनी नदी ब्रह्मपुत्र है, अब ब्रह्मपुत्र अपनी यहाँ से निकली, तिब्बत के क्षेत्र से निकली और ऐसे चाइना में उसको अलग नाम है उसका, और चाइना से फिर इंडिया में एंट्री की तो फिर उसका अलग नाम आ जाता है। मतलब मेरे कहने का है कि नदी का उद्गम जहाँ से होता है अपन लोग अपने हिसाब से उसका नाम रखते हैं और अदर देश की जो लैंग्वेज है वो अपने हिसाब से नाम रखते हैं। कुछ आपको ऐसे नाम मिलेंगे जो आपको समझ में आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 बार जैसी सुनोगे तो क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले नदियों में ही जैसी बात करो तो मुझे एशिया में एक नदी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, म्यांमार की। म्यांमार में नदियाँ हैं 1-2, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो म्यांमार में बात करें तो म्यांमार की एक नदी का नाम है इरावदी। क्या नाम याद रखना है? नदी कौन सी है म्यांमार की? म्यांमार की नदी है इरावदी, पहले केवल एक नाम। ठीक है, इरावदी। और दूसरी म्यांमार में एक नदी है साल्विनी। म्यांमार 2 नदियाँ, इरावदी और साल्विनी। बात क्लियर हो गई? कितनी नदियाँ म्यांमार में? 2, इरावदी और साल्विनी। डायरेक्ट नदी पूछ ले कि साल्विनी नदी कहाँ पर स्थित है, किस देश पर है, तो सीधा टिक कर देना है म्यांमार। इरावदी नदी कहाँ स्थित है, सीधा टिक कर देना है म्यांमार। बात समझ में आई? अब चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखो जो इरावदी नदी है म्यांमार में, तो इरावदी का जो उद्गम है वो तो मान लो कि म्यांमार देश से है। पर्टिकुलर पर्वत पठार होंगे जहाँ से निकला होगा, लेकिन अपन को इतना डीपली तो पढ़ना नहीं है। अपन केवल ये देखते हैं कि जो इरावदी नदी है उसका उद्गम म्यांमार से है। मुहाना इसका इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो वो अपन देख लेते हैं।
ठीक है। जो इरावदी नदी मतलब म्यांमार से निकलती है, ठीक है। और इसका मुहाना क्या है, देखो ये जो क्षेत्र है, अब आप क्या है इसको केवल अपने दिमाग में इमेज करना है। मैप ऐसे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। डिजिटल मैप भी हो ना, जूम कर दो तो 50 तो देश यहाँ दिखने लगते हैं तो भी क्लियर समझ में नहीं आएगा। आप केवल इमेजिन करो इस चीज़ को कि जो इरावदी नदी है ये कहाँ से निकली है, अपनी म्यांमार से निकली हुई है, और इसका मुहाना है अंडमान सागर। अब अंडमान सागर आप कहोगे, आप सब लोग मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको वर्ल्ड का मैप ठीक ठाक से देखा नहीं होगा। नहीं देखा तो आजकल गूगल मैप है, उस पर देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। और मैं स्थिति यहाँ से बता रहा हूँ आपको, केवल आपको इमेजिन करना है दिमाग में मैप और स्थिति यहाँ से रिलेट करना है उसको। निकली कहाँ से, म्यांमार से, और मुहाना कहाँ, अंडमान सागर में। मतलब क्या है कि ये नदी जब यहाँ से निकलते हुए, और ये अंडमान सागर है पूरा, ये अपना यही ये जो अंडमान यहाँ पर है यही पूरा अंडमान सागर लगता है। अब आप कहोगे अंडमान तो यहाँ पर है द्वीप, सागर यहाँ कहाँ से आ गया। आपको पता है जब आगे मैं पढ़ाऊंगा नॉटिकल मील तो उसका क्षेत्र आता है, ठीक है। तो उस क्षेत्र के तहत ये क्या हो जाएगा, अंडमान सागर। तो इरावदी नदी निकली कहाँ से, म्यांमार से, और मुहाना कहाँ है, अंडमान सागर। स्थिति ये इसलिए पढ़ रहे नदी क्योंकि इरावदी नदी का जगह पूछ लेता है कि इरावदी नदी किस देश में स्थित है, अधिकतर इनकी देश ही पूछता है, ठीक है। तो कहाँ, म्यांमार से, और मुहाना अंडमान सागर में। अच्छा, और एक बता दे रहा हूँ, याद रहना चाहिए आपको कि जो इरावदी नदी है जहाँ से निकलती है, देखो जैसे बड़ी चंबल नदी निकलती है तो वहाँ पर सरसों की खेती और थोड़ा नहर वहर अच्छी तरीके से वहाँ डेवलप हो गई, यहाँ चंबल नहीं निकलती है। गंगा जहाँ से निकलती है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों, वहाँ गेहूँ की खेती बढ़िया सी हो जाती है, चावल भी ठीक ठाक हो जाता है। ऐसी जहाँ से इरावदी नदी है जब म्यांमार में निकलती है ना, तो इसका जो पर्टिकुलर क्षेत्र जो अपवाह क्षेत्र रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर कपास की बढ़िया खेती हो जाती है क्योंकि सिंचाई की सुविधा बढ़िया होगी, नदी है। तो आपको ये इससे याद रखिएगा कि इरावदी नदी कहाँ है, ये म्यांमार में है। दूसरा जो आई आपकी साल्विनी नदी। साल्विनी नदी अपन क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो कारण पता होना चाहिए कि ये नदियाँ इतनी बहुत सारी नदियाँ होंगी, लेकिन साल्विनी नदी अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो म्यांमार देश है ना, वहाँ की सबसे बड़ी नदी का यदि कोई नाम पूछे कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तो उसका नाम अधिकतर लोगों को इरावदी याद रहता है, बट वो है सही क्या, साल्विनी नदी जो है ना, तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, साल्विनी नदी, ठीक है। अब चलो इसका उद्गम देख लेते हैं। देखो ये जो साल्विनी नदी है ना, इसका उद्गम भी तिब्बत के पठार से है। अब आप कहोगे कि तिब्बत तो यहाँ है, ये क्षेत्र में है, और यहाँ तिब्बत का पठार कहाँ से आ गया। मैंने पहले ही बताया है कि देखो ये नदियाँ यहाँ से तिब्बत के पठार से निकली है। मैंने कल बताया था कि हिमालय कैसे बताया था मैंने, कि ये पूरी श्रेणी है। अब ये यहाँ से एक देश से चालू होकर के 7-8 देशों तक फैल सकती है। जैसे म्यांमार का क्षेत्र जो है तो वो हिमालयी क्षेत्र है, ऐसी पठार का क्षेत्र बड़ा हो सकता है। तो ये क्या है, इसका उद्गम जो है तो जो साल्विनी नदी है तिब्बत के पठार से है। और मुहाना, इसका मुहाना थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इसलिए नाम याद रखना है क्योंकि मुहाने का नाम है इसका, साल्विनी नदी का, मार्तबान की खाड़ी। ये यहाँ मैं बड़े शब्दों में लिख दे रहा हूँ, मार्तबान की खाड़ी, ये साल्विनी नदी है उसका मुहाना है कहाँ पर, मार्तबान की खाड़ी में। अब ये मार्तबान की खाड़ी है कहाँ, ठीक है। तो देखो जो ये अंडमान सागर है ना, यही पास में मार्तबान की खाड़ी है। अब आप कहोगे कि ये खाड़ी क्या होती है, ठीक है, जो कुछ नए लड़के हैं तो देखो उसके लिए मेरे पिछले वीडियो में मैंने खाड़ियाँ समझाई हैं, और जो आगे मेरे वीडियो अभी आने वाले हैं कॉन्सेप्ट वाले, उनमें खाड़ी क्या होती है, बे क्या है, ठीक है, तट क्या है, और लैंगून क्या है, इन सब चीज़ों को मैं बताऊँगा। अभी केवल आप याद रखिए कि मार्तबान की खाड़ी में कौन सी नदी जाकर के गिरती है, आपकी साल्विनी नदी जाकर के, उसका मुहाना मतलब समुद्र में, मार्तबान की खाड़ी में गिर करके और समुद्र में समाहित हो जाती है। बात यहाँ तक समझ में आई। तो म्यांमार की 2 नदियाँ, एक इरावदी, दूसरी साल्विनी, ठीक है। और जो इरावदी है वो क्या है, जो इरावदी नदी है तो ये म्यांमार के यहाँ से, म्यांमार वाली नदी है इरावदी जो मैंने बताई अभी, और ये कपास उत्पादन हेतु इसका क्षेत्र प्रसिद्ध है। 2 हो गई। मैं चलो ये आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसके बाद देखो, इसके बाद थाईलैंड आता है, यही थाईलैंड की ही देख लेते हैं। देखो थाईलैंड में एक नदी है, ठीक है, ये चाओ फ्राया। अब कहोगे कैसा नाम है, थाईलैंड की नदी का नाम है चाओ फ्राया। क्या नाम है, चाओ फ्राया। बस 2-3 बार नाम सुनना है, बिल्कुल ऐसे जैसे सिंधु का नाम याद है, गंगा नाम याद है, वैसे ये भी नाम याद हो जाएगा, जैसे 3-4 बार सुनोगे। चाओ फ्राया, थाईलैंड में नदी कौन सी है, चाओ फ्राया। पढ़ना क्यों है, मैंने ये लिखा क्यों, हर उसका कारण है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड का एक जगह है जिसका नाम सब लोग सुना होगा, बैंकॉक, ठीक है, बहुत ही टूरिज्म में है यहाँ पर बैंकॉक। जो बैंकॉक है ना, तो बैंकॉक जो स्थित है, किस नदी के किनारे बैंकॉक स्थित है, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो बैंकॉक स्थित है चाओ फ्राया नदी के किनारे। बात यहाँ।
अब ये बैंकॉक कहाँ, ये जो थाईलैंड की नदी है चाओ फ्राया, और जो बैंकॉक शहर स्थित है वो चाओ फ्राया नदी के किनारे बैंकॉक शहर स्थित है। इस कारण से अपन ये चाओ फ्राया नदी पढ़ रहे हैं। उद्गम वही थाईलैंड, और थाईलैंड की खाड़ी में इसका मुहाना है। तो ये देखो, इसका ना तो उद्गम इंपॉर्टेंट है ना तो इसका मुहाना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नदी क्यों बन जाती है थाईलैंड की, क्योंकि ये बैंकॉक शहर प्रसिद्ध इतना है कि वहाँ की नदी ये इंपॉर्टेंट हो गई। तो चाओ फ्राया नदी कहाँ स्थित है, बैंकॉक के पास स्थित है। बात क्लियर हो गई। अब देखो, इन सब नदियों के बाद एक ये पूरे क्षेत्र में एक नदी फेमस है। मैंने बताया ना नदियों का कोई देश नहीं होता। एक नदी है मेकॉन्ग। कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि इसको दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है, मेकॉन्ग का। दूसरी बात इसकी फेमस ये है कि ये जो मेकॉन्ग नदी यही बहती है, कहाँ से, ये चाइना के एरिया से शुरुआत होती है, यहाँ से चाइना, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया से होते हुए ये इस तरीके से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। अब बात यहाँ आ गई, देखो पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल सा है। ये है चाइना का क्षेत्र, ये जो इस साइड जो सागर होगा वो चाइना का सागर होगा, ठीक है। तो जो ये सागर है चाइना के इस दिशा में है, तो ये हो गया पूर्वी चीन सागर। चाइना के जो ये नीचे साइड जो भी ये है, तो देखो अब 2 2 3 3 नाम मर गए। अब आप कहोगे इसको आपने प्रशांत महासागर बताया, ये दक्षिण पूर्वी चीन सागर इसका नाम कहाँ से हो गया। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में नाम इसका बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये प्रशांत महासागर है। पर्टिकुलर देश से रिलेट करके बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ये चीन है, इसके क्षेत्र में इतना क्षेत्र पूर्वी चीन सागर, जहाँ तक नॉर्थ मिल इसका लगता है। उसके बाद जापान का लगेगा तो जापान अपना सागर का नाम रखे होगा। छोटे छोटे अलग अलग सागरों के नाम, इसलिए जिस देश की बगल में सीमा लगेगी वो अपने नाम से नाम रख लेता है सागर के। तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी चीन सागर। इसके जस्ट नीचे क्या है कि ये है तो प्रशांत महासागर, लेकिन चाइना का नॉटिकल मील पर है, तो इसका नाम अपन ने क्या बोल दिया, दक्षिण चीन सागर, ठीक है। तो देखो ये जो मेकांग नदी है ये तिब्बत के पठार से मेकोंग भी निकलती है और इसका मुहाना कहाँ है, दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर इसलिए इंपॉर्टेंट है वर्तमान में क्योंकि वहीं पर स्थित है दक्षिण चीन सागर में वियतनाम एक देश। थाईलैंड, वियतनाम जो देश कहाँ स्थित है, दक्षिण चीन सागर पे ही यहाँ स्थित है वियतनाम देश, और वहीं पर क्या है, ये मेकांग नदी का मुहाना है। बात समझ में आ रही है। देखो सिंपल सा है कि जो मेकांग नदी है उसका उद्गम कहाँ से है, तिब्बत के पठार से है, और मुहाना कहाँ है, दक्षिण चीन सागर यानी कि वियतनाम में है, ठीक है। अब आप देखो वियतनाम के भी पीछे पड़ा रहता है चाइना, और यहाँ पर ताइवान जो है ये यहाँ पर पूर्वी चीन सागर दक्षिण चीन सागर के बीच में है आपका ताइवान, उसके भी वो तो उसको तो कहते ही है कि वो मेरा ही देश है, ठीक है। तो वियतनाम में भी है, ये वियतनाम जो है यहाँ पर कौन सी है, जो मेकांग नदी यहाँ से निकलती है तिब्बत के पठार से और इन सब देशों से होते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकांग, और वो जाकर के मिलती कहाँ, दक्षिण चीन सागर में। मेकांग का बात समझ में आई। मेकांग का सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेकांग नदी उद्गम तिब्बत के पठार, मुहाना दक्षिण चीन सागर। बात यहाँ 2 बात क्लियर हुई। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, मेकोंग नदी है, ठीक है। अपन ने म्यांमार में कौन सी पढ़ी, म्यांमार में 2 नदियां पढ़ी, एक पढ़ी इरावदी, दूसरी पढ़ी साल्विनी। थाईलैंड में कौन सी पढ़ी, चाओ फ्राया। चाओ फ्राया नदी कहाँ पढ़ी, थाईलैंड में पढ़ी। क्यों पढ़ी मैंने बता चुका हूँ। अब चलिए इसके ऊपर थोड़ा चलते हैं। अब यहाँ की तो और नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ, लेकिन उतना कोई पढ़ना अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इतनी ही नदियाँ याद हो जाएं उसके बाद और हो जाएंगे, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर चलते। चाइना में 3 नदियाँ, केवल 3, बहुत इंपॉर्टेंट। एक नाम है यांग त्सिकियांग, दूसरा का नाम है हुआंगहो और तीसरा का नाम है सीक्यांग। कौन सी नदियाँ हैं, 3 नदियाँ, केवल चाइना की 3 नदियाँ, हुआंगहो, यांग त्सिकियांग और सीक्यांग। 3 नदियाँ याद रखनी, क्योंकि 3 में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या वो मैं बताता हूँ, ठीक है। लगभग सबको यांग त्सिकियांग और हुआंगहो तो लगभग 90% पता रहता है कि ये चाइना में स्थित है, ठीक है। इस कारण से वो ये नहीं पूछता कि हुआंगहो नदी कहाँ स्थित है, उसकी कुछ विशेषताएं होंगी वो पूछ लेता है, ठीक है। यांग त्सिकियांग का ये नहीं पूछता स्थिति कहाँ है, क्योंकि लगभग सबको पता चल गया है, तो ये पूछेगा क्या, उसकी कुछ विशेषता है। सीक्यांग नदी ये थोड़ा सा है, इसको अभी ये पूछने की संभावना है कि इसकी स्थिति पूछ लेता है कि ये किस देश में स्थित है। तो सीक्यांग भी कहाँ स्थित है, चाइना में स्थित है। चलिए कुछ विशेषताओं में चर्चा करते हैं। देखो जो यांग त्सिकियांग नदी है वो यहाँ तिब्बत से निकलती है, ठीक है, और जाकर के पूर्वी चीन सागर। अब बात आ गई ना, अब आपको समझ में आ हो गया। इस साइड जाता तो दक्षिण चीन सागर हो जाता, ठीक है। अब इस साइड जा रही है तो क्या हो जाएगा, पूर्वी चीन सागर में इसका मुहाना हो जाएगा, ठीक है। एक बार मुहाना पूछा था शायद यांग त्सिकियांग का, तो कहाँ पर है, पूर्वी चीन सागर है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है, देखो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम मैंने बता चुका हूँ क्या है, मेक्यांग। अब दूसरा क्वेश्चन यदि ये पूछ ले
कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम यांगटीसी कियांग। लोग कंफ्यूजन किस में हो जाते हैं, कहीं हांगो टिक कर देते हैं, कहीं यांगटीसी कियांग, क्योंकि दो ही नदियां फेमस है। तो ये अच्छे से याद रखो कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगटीसी कियांग। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, यांगटीसी कियांग है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम। अच्छा, ये तो फेमस वाली बात होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट ये है कि जो ये इसका जो क्षेत्र है यांगटीसी कियांग का, वो कपास, चावल, गेहूं उत्पादन में नंबर 1 का क्षेत्र है ये नदी के कारण। देखो दूसरी बात, गेहूं के उत्पादन में जो चाइना है सबसे नंबर 1 का देश है। क्यों है, क्योंकि देखो ये नदी इतनी बढ़िया पूरी देश को कवर कर रही है। यहाँ से यदि पश्चिम से पूर्व तक पूरी बह रही है तो यहाँ से बहुत सारी नहरें निकाल दी गई और पूरी अच्छी खासी खेती की जाती है। तो कपास, चावल और गेहूं का उत्पादन प्रचुर मात्रा में यहाँ पर होता है। कहाँ, चाइना में। और ये क्षेत्र कौन सी नदी कौन सी लगती है वहाँ पर, यांगटीसी कियांग, और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी मेकॉन्ग। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब चलिए और ऊपर एक नदी है हुआंगहो। कौन सी नदी है, हुआंगहो नदी है। अच्छा, हुआंगहो नदी का इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका उद्गम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कुनलुन पर्वत, जब मैंने अभी पर्वत पिछले वीडियो पढ़ाया है तो मैंने पढ़ाया होगा ये, ठीक है। ये कुनलुन पर्वत, तिएन शान पर्वत, ये पर्वत मैंने पढ़ाए थे। तो जो कुनलुन पर्वत है वहां से निकलती है आपकी हुआंगहो नदी। यही है जो हिंदुकुश पर्वतमाला है ना, ज्यादा नहीं परेशान होना, ये मंगोलिया का क्षेत्र है, उसके जस्ट नीचे आ जाओ, क्योंकि सिक्यांग तो मंगोलिया के क्षेत्र से है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे, और ये हिंदकुश के ऊपर पामीर की घाट है, उसी की जस्ट बगल में कुनलुन पर्वत है, वहां से निकली है हुआंगहो नदी। वो भी बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बहती है, पश्चिम से चाइना के पूर्व की ओर सीधे सीधा बहती है। ठीक है, अब इसका उद्गम भी इंपॉर्टेंट है, मुहाना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उद्गम इसका कहाँ हो गया, कुनलुन शान पर्वत में, और मुहाना इसका है वो एक खाड़ी फेमस है यहाँ की, पोहाई की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, पोहाई की खाड़ी में इसका मुहाना है। अब आप कहोगे बार बार वही चीज, इसलिए कह रहा हूँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्रशांत महासागर है, ये खाड़ी है, यहाँ खाड़ी है पोहाई की खाड़ी। खाड़ी कुछ नहीं है, खाड़ी क्या है, जैसे ये यहाँ मुड़ गया, ये यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में मुड़ा, तो ये जो बेल्ट कहलाएगा ये खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, ये खाड़ी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ गिरती है तो ये क्या हो गई, पोहाई की खाड़ी में जाकर के आपकी गिर जाती है। निकलती कहाँ है, कुनलुन शान पर्वत से। अच्छा, अब हुआंगहो का एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट सब लोग जानते होंगे, चीन का शोक कहा जाता है। यांगटीसी कियांग को नहीं कहा जाता चीन का शोक, किसको कहा जाता है, हुआंगहो कहा जाता है। यांगटीसी कियांग का इंपॉर्टेंट केवल एक है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, और हुआंगहो का इंपॉर्टेंट ये है कि इसको चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लोयस के मैदान स्थित है। लोयस का मैदान कुछ नहीं है, देखो जैसे आप राजस्थान चले जाओ, बालू मिलेगी, मिट्टी भी मिलेगी, तो पीली मिट्टी मिलेगी। अब लोयस का मैदान कैसा है, अच्छा इसका एक नाम और, इसको पीली नदी कहा जाता है। पीली नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका कलर पीला। क्यों कलर पीला, लोयस का मैदान ये होता है कि जो पीले कलर की जहाँ मिट्टी है, ऐसे मैदान के ऊपर लोयस का मैदान बोल देते हैं। अब मान लो चलो तूफान आया या आंधी धूप, मतलब हवा चली बहुत तेजी के साथ, तो क्या होता है वहाँ की मिट्टी पूरी क्या है, हवा के जरिए कहाँ, नदी में जा करके चली जाती है, तो नदी का कलर बदल देती है, तो नदी कैसी दिखने लगती है, पीली नदी। इस कारण से हुआंगहो नदी को क्या बोला जाता है, पीली नदी भी कहा जाता है। और मैदान कौन सा स्थित है, लोयस का मैदान स्थित है। ठीक है, इस कारण से वो पीली नदी है और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर चलो, इसके ऊपर यदि देखोगे तो आपको एक नदी मिलेगी सिक्यांग। अच्छा, कौन सी नदी है, सिक्यांग। अब ये चाइना में है, चाइना का एक शहर है यूनान। ठीक है, जो पूर्वी यूनान से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। मैंने इसको स्टेट बना दिया है, ऐसे बना देता मैं इस तरीके से, ऐसे यहाँ यूनान से निकली और जाकर के इस तरीके से यहाँ ऐसे जाकर गिर गई दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना कहीं कुछ, पूर्वी सीधे जाएगी पूर्वी चीन सागर, ऐसे जाएगी दक्षिण चीन सागर, तो ये कहाँ, दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है कौन सी, सिक्यांग नदी। अच्छा, सिक्यांग नदी क्यों मैंने बताई, ये कि फेमस क्यों, जो हुआंगहो शहर है, हुआंगहो कौन सा शहर, हुआंगहो शहर चाइना का है, हुआंगहो शहर है, वो कहाँ स्थित है आपका, सिक्यांग नदी। अब मैंने लाइन से लिख दी यांगटीसी कियांग, हुआंगहो सिक्यांग, वैसे सिक्यांग इसके नीचे भी लिख देता तो काम हो जाता कि सिक्यांग, यांगटीसी कियांग, हुआंगहो, क्योंकि हुआंगहो शहर यहाँ स्थित है और यहीं पर ये हांगकांग शहर यहीं स्थित है। तो अब यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि हांगकांग शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हांगकांग शहर स्थित है सिक्यांग में। देखो दिल्ली की नदी अपनी बोल सकते हैं कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, क्वेश्चन बिल्कुल पर राजधानी है। ऐसे ही वहाँ जो जहाँ के फेमस शहर हैं, जिससे मैंने भी ये पढ़ाया था ना यहाँ पर कि कौन सा ये थाईलैंड वाला कि बैंकॉक स्थित है चाओ फ्राया, इसलिए इतनी जो नाम है ये चाओ फ्राया, ये पढ़ा पढ़ने। वैसे ये सिक्यांग इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो हुआंगहो शहर फेमस है चाइना का, वो कहाँ स्थित है आपका, सिक्यांग नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये जो सिक्यांग नदी है ये रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो नदियाँ जहाँ होंगी कुछ ना कुछ उत्पादन के लिए वहाँ प्रसिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि जहाँ नदी वहाँ पानी की व्यवस्था, वहीं अच्छी खेती।
ठीक है। तो ये हो गई 3 नदियाँ यहाँ चाइना की, यांगत्से सीकियांग, हुआंगहो और इसके जस्ट नीचे है सीकियांग जो दक्षिण चीन सागर में गिरती है। बात क्लियर हो गई। अब चलिए इसके बाद अब और तब चीज़ें थोड़ी सी आ गई, ये साइड आ जाओ। अब अभी तक पूर्वी क्षेत्र चल रहे थे, थोड़ा पश्चिम में। पश्चिम का जो ये बेल्ट है पूरा का पूरा ये तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये थोड़ा सा सुनने में ठीक है लेकिन पढ़ने समझने में यहाँ बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कोई नदी भी निकलेगी तो 2 देश आ जाएंगे, पर्वत भी होगा तो 2-3 देशों पे होगा, पठार भी होगा तो 2-3, क्योंकि उनका क्षेत्र कम कम है तो अधिकतर 2-2, 3-3 देशों में, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए यही थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो, एक नदी है यहाँ आमू दरिया और एक नदी है सीरी दरिया, यहाँ की इम्पोर्टेंट। कहाँ की इम्पोर्टेंट? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, यहाँ का 2 नदियाँ याद रखनी है। एक का नाम है आमू दरिया, एक का नाम है सीरी दरिया। देखो मैंने कल बताया था जब बताया था कि ये पूरा हिंदकुश पर्वतमाला का बेल्ट है। हिंदकुश पर्वत मैंने बताया था पाकिस्तान का क्षेत्र, ठीक है, उसका भी विस्तार। तो हिंदकुश से निकलती है नदी, जो हिंदकुश पर्वत पाकिस्तान पे है। इसलिए कहता हूँ कि पुराना वीडियो देखना है, आगे बढ़ोगे एकदम मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। देखो हिंदकुश पर्वत क्या है कि हिंदकुश पर्वत से जो पाकिस्तान में स्थित है वहाँ से निकली है नदी आमू दरिया, और एक यही क्षेत्र में स्थित है अरल सागर, नाम सुना होगा आपने अरल सागर का। तो अरल सागर में उसका मुहाना हो जाता है। आमू दरिया नदी निकलती कहाँ से है? हिंदकुश पर्वत से। हिंदकुश पर्वत पाकिस्तान में, पुराना वीडियो देख लीजिए, बढ़िया अच्छा एक बेहतरीन तरीके से समझाया था मैंने। तो हिंदकुश पर्वत कहाँ से? ये अपना हिंदकुश पर्वत पाकिस्तान से, यहाँ से आमू दरिया नदी निकली और जाकर के कहाँ? अरल सागर में गिर गई, ठीक है। तो अरल सागर में इसका क्या हो गया? मुहाना हो गया, ठीक है। अब जब अरल सागर तक जाएगी तो 3-4 देश मैंने बताया कि यहाँ छोटे छोटे देश हैं, तो वही देश अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान से होते हुए अरल सागर में पहुँच जाती है। नदी का नाम है आमू दरिया। अच्छा, अब हिंदकुश के जस्ट ऊपर थोड़ा सा आजू बाजू में ही एक और पर्वत मैंने कल पढ़ाया था आपको, तियनसान पर्वत यहीं स्थित है। वहाँ से नदी निकलती है सीरी दरिया, ठीक है। कहाँ से? तियनसान पर्वत से, और जाकर के गिर कहाँ जाती है? अरल सागर में। अब एक बार यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो जब 4-5 देशों से नदियाँ निकलती है ना, तो क्वेश्चन जब बनाते हैं ना तो उनको थोड़ा सा बहुत गौर करके देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन, ऑप्शन क्या रखे जाएँ। ऐसी नदियों से क्वेश्चन क्या सीधे सीधे पूछेंगे, वो इनका उद्गम और मुहाना पूछ लेंगे, क्योंकि वो एक फिक्स है। और ये अरल सागर फेमस है, तो सीधा पूछ लेंगे कि जो सीरी दरिया है उसका मुहाना कहाँ है। तो अपन को बिल्कुल वो एकदम एग्जिट है, क्लियर है, सीरी दरिया का मुहाना भी अरल सागर में है, और जो आमू दरिया नदी है उसका भी मुहाना कहाँ है? अरल सागर में है। तो सीधे सीधा मुहाना पूछ लेगा। अब इनका जो उद्गम स्थल है वो भी अलग अलग है। पूछ ले कि जो आमू दरिया नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो तियनसान नहीं है, आमू दरिया का उद्गम स्थल है हिंदकुश, और सीरी दरिया का उद्गम है तियनसान पर्वत। तो सीमू दरिया का उद्गम कहाँ से हो गया? तियनसान से हो गया। और आमू दरिया का उद्गम कहाँ से हो गया है आपका? कि तियनसान, ये हिंदकुश से हो गया, और सीरी दरिया का उद्गम हो गया तियनसान से। बात समझ में आई? ये हो गई यहाँ की नदियाँ, जो सबसे टफेस्ट नदियाँ थी, कठिन नदियाँ थी। अब ये रटेंगी कैसे? बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। कोई पूछे हुआंगहो तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं कि हुआंगहो को पीली बोलते हैं कि यांगत्से सीकियांग को बोलते हैं। एकदम बहुत कंसंट्रेट होकर के देखिए, एकदम एक बार में ही बिल्कुल अच्छे से रट जाए कि नहीं भाई, यांगत्से सीकियांग को ही क्या बोलते हैं? एशिया की सबसे लंबी नदी, और हुआंगहो को ही पीली बोलते हैं, क्योंकि अपन ने अच्छे से समझ लिया कि यहाँ लोयस के मैदान है, हवा चलती है, पानी में मिट्टी गिरती है तो मिट्टी पीली कलर की हो जाती है। बात क्लियर? अब चलिए थोड़ा सा और आगे यहाँ आ जाते हैं। 1-2 नदियाँ यहाँ हैं। देखो जैसे ही आप और थोड़ा सा पश्चिम की ओर आओगे, तो जब आप यहाँ आओगे, ये जो क्षेत्र है इराक ईरान वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में जैसे आओगे, इराक सीरिया, वैसे यहाँ है इस क्षेत्र में आओगे। जैसे ही आप तुर्की इराक सीरिया के क्षेत्र में एक आपको पर्वत मिलेगा इस क्षेत्र में, उस पर्वत का नाम है टॉरस। क्या नाम है पर्वत का? टॉरस पर्वत इस क्षेत्र में मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा टॉरस पर्वत। टॉरस पर्वत से एक नदी निकली है जिसका नाम है टिग्रिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है टिग्रिस नदी। निकली, उद्गम स्थल कहाँ से है? टॉरस पर्वत से है। इराक, सीरिया, तुर्की के क्षेत्र से बहती है। मैंने बताया नदियों का कोई देश नहीं होता। इराक, सीरिया, तुर्की से होते हुए बहती है। बहती कहाँ से है? टिग्रिस नदी आपकी टॉरस पर्वत से निकल करके टिग्रिस नदी यहाँ से बहती है। मुहाना इसका कहाँ है? फारस की खाड़ी। ये जो क्षेत्र है यहाँ फारस की खाड़ी है, ठीक है। तो फारस की खाड़ी में इसका मुहाना है। नदी का नाम टिग्रिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, पढ़ा होगा आपने, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता का केंद्र बिंदु यानी कि केंद्र, वो यही टिग्रिस नदी के किनारे थे।
इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता था उसका केंद्र जो है कहाँ, टिग्रिस नदी के किनारे है। जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी, वैसे ही मेसोपोटामिया भी, आप जब सिंधु सभ्यता पढ़ते हो तो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी पढ़ते हो कि वहाँ से मिलता जुलता था, उसी समय की सभ्यता थी। तो वैसे ही जब सिंधु नदी पढ़ते हो तो वहाँ पर टिग्रिस नदी का नाम आता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता किस नदी के किनारे थी, या किस नदी के किनारे, कौन सा नदी उसके केंद्र में थी, तो उसका नाम क्या टिक करना है, टिग्रिस। स्थिति मैंने बता दिया, तुर्की, सीरिया और इराक का जो क्षेत्र है वहाँ पर है। उद्गम स्थल टॉरस पर्वत, मुहाना, फारस की खाड़ी। बात समझ में आ गई। इसलिए टिग्रिस नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का केंद्र बिंदु था। बात समझ में आई। अब चलिए आगे। अब देखो 3 नदियाँ, केवल लास्ट में 3 नदियाँ हैं यहाँ। कितनी? 3 नदियाँ हैं। एक का नाम है लीना, ओब और एनसी। पूछी जा चुकी है नदियाँ ये, लीना, ओब, एनसी। इनकी क्वालिटी क्या है? मुहाना इनका लिखा हुआ है किताबों में कि मुहाना है। एक्चुअल में बात क्या है कि इनका मुहाना है नहीं। क्या है कि ये नदियाँ, सब नदियाँ कोई ऐसे जाती है इस तरीके से पूरब की ओर, कोई दक्षिण की ओर, कोई किसी सागर में, कोई किसी महासागर में, इस तरीके से जाती है। जो ओब, एनसी 3 नदियाँ हैं वो इस तरीके से ऊपर की ओर जाती है। तीनों नदी ऐसे हैं समानांतर, इस तरीके से जाती है। ओब, एनसी, एना, ऐसी नदियाँ जाती हैं। अब जब आप खुद जो ज्योग्राफी पढ़ने वाले हो, आप शुरुआत से जिसने मेरे वीडियो देखे होंगे उनको पता है सबको, वैसे ही सबको भी पता होगा कि रूस के ऊपर जाओ तो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, वहाँ क्या है, वैसी बरखोश्याम जितना बर्फीला एरिया है, वहीं नदियाँ होंगी और ऊपर से और ऊपर की ओर जाएंगे तो उनका मुहाना बचेगा। ऑलरेडी नदी क्या हो जाएगी, जम जाएगी, पूरा बर्फ बन जाएगा। बट एक और रिसर्च करने के बाद उनका मुहाना किताबों में लिख दिया गया, मुहाना है नहीं, वो खत्म हो जाती नदियाँ, नदियाँ बहती हुई जाती हैं ऊपर और पूरा बर्फ बन जाते हैं। ठीक है, तो नदियों का नाम ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, लीना, ओब, एनसी, ये 3 नाम याद रख लो। ये रसिया की नदियाँ हैं, रूस की नदियाँ हैं 3, लीना, ओब, एनसी। एक एक नदी 2-2 में अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। लीना, उद्गम स्थल लीना कहाँ, बैकाल झील। पिछला वीडियो देखिए, झील है जिसमें पढ़ाई, बैकाल झील मैंने बताई। बैकाल झील इसका उद्गम स्थल है। मुहाना, आर्कटिक सागर, यही बोलेंगे भाई क्योंकि ऊपर क्या है, आर्कटिक सागर है, तो यही बोल देंगे आर्कटिक सागर इसका मुहाना। तो लीना, उद्गम, बैकाल झील, मुहाना, आर्कटिक सागर। सब में भी आप आर्कटिक सागर बोल सकते हो, वो ऑप्शन भी दे सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, अलग अलग नाम दे दिए गए। जहां तक नदी दिखी और जहां के बाद जम गई तो वहां से आगे नदी का नाम ही खत्म हो गया। तो उस जहां तक दिखी और जहां पर खत्म हो रही है उसी क्षेत्र में जहां पर हो रही है वहां का नाम दे दिया है किताबों में। तो ओब कहाँ है, ओब का उद्गम है अल्टाई पर्वत। कौन सा पर्वत है उद्गम स्थल, अल्टाई पर्वत, रसिया में ही स्थित है। और मुहाना कहाँ है, ओब की खाड़ी या कारा सागर। आप जैसे जूम करके देखोगे ना अपने गूगल मैप पे तो आपको मिल जाएगा ये कारा सागर, ठीक है, वहां इसका मुहाना बता दिया। एनसी का उद्गम है तनाउला पर्वत। तनाउला पर्वत कहाँ है, वो भी रसिया में है, तनाउला पर्वत। और मुहाना कहाँ है, इसका भी कारा सागर। मैंने बताया ना, इनका मुहाना जो है तो इस तरीके से बताया गया कि जहां पर नदी दिखना बंद हो गई है, ठीक है, लेकिन है सब में कहाँ, आर्कटिक सागर तक गई है। अब एक नदी लास्ट है, उस नदी का नाम है अमूर नदी। वेरी वेरी मोस्ट, अमूर नदी का क्या है इंपॉर्टेंट कि ये एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो रसिया से होता है, ठीक है, और मुहाना इसका अखोटस्क सागर में इसका मुहाना है। ये तो ठीक है कि चाहे ये रसिया से निकली, अखोटस्क सागर में इसका मुहाना हो गया, यही स्थित अखोटस्क सागर। इंपॉर्टेंट बात ये है इस नदी की, अमूर नदी की, कि चीन और रूस की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, अमूर नदी करती है। प्राकृतिक सीमा मैंने पर्वत में भी बताया, पठारों में भी प्राकृतिक सीमा बताया। नेचुरल, जैसे अपना हिमालय पर्वत है तो चाइना और भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन करता है, हिमालय करता है, ठीक है। वैसी नदी में देखा जाए तो जो अमूर नदी है वो चीन और रूस को 2 भागों में अलग करती है कि यहाँ से चाइना, यहाँ से रसिया। जैसे अपनी सिंधु नदी के इस किनारे खड़े हो जाओ तो भारत, उस किनारे नदी के उस पार में कह देंगे कि यहाँ से पाकिस्तान। वैसी ये इंपॉर्टेंट है कि चीन व रूस की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, अमूर नदी है, जो चीन और रूस की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। बात समझ में आई। ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं, नदियाँ कितनी हैं, साल्विनी, इरावदी, चाओफ्राई, यांगतिसिक्यांग, हुआंगहो, सीक्यांग, ठीक है, आमू दरिया, सीरी दरिया, और यहाँ पर आ जाइए आपकी टिग्रिस, लीना, ओब, एनसी, अमूर, ठीक है, सीक्यांग, ठीक है, और मेकांग। ये 10-12 नदियाँ हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है इनको याद करना। एक बार अच्छे से देखा, दोबारा और अच्छे से देखोगे एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको पता ही अगला वीडियो क्या अपना होगा, यूरोप की नदियाँ देखेंगे या और अफ्रीका की नदियाँ देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।